तो हम यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहली बात, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो है जो फ्लो कर सकते हैं और जिनका कोई शेप नहीं होता। वो कोई भी कंटेनर में, कोई भी वेसल में रखेंगे, उनका शेप ये ले लेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो गैस भी शो करते हैं एंड लिक्विड भी शो करते हैं। तो इन जनरल फ्लूइड को हम गैस और लिक्विड दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इनका फ़्लो, ये फ़्लो कैसे करते हैं? तो फ्लूइड हो या लिक्विड हो, ये दो टाइप से फ़्लो कर सकते हैं। एक फ़्लो का नाम है स्ट्रीमलाइन फ़्लो और दूसरा फ़्लो का नाम है टर्बुलेंट फ़्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन फ़्लो क्या होते हैं? सीधी सी बात है, एक स्ट्रीमलाइन मतलब एक लाइन टाइप का है और एक लाइन बना लेते हैं और एक लाइन बना लेते हैं। तो ये सारे जो लाइंस हैं ये स्ट्रीमलाइन है, इन्हें मैं स्ट्रीमलाइन कहता हूँ। इसलिए फ़्लो का भी नाम स्ट्रीमलाइन फ़्लो है। इन स्ट्रीमलाइंस में अगर मैं एक लाइन कंसीडर करूँ ए, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल अब जब फ्लो करेगा तो इसी लाइन को फॉलो करते हुए फ्लो करेगा और इस लाइन से ही फॉलो करते हुए फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके पीछे एक दूसरा पार्टिकल होगा, ये वाले पार्टिकल के पीछे, वो भी जब यहाँ आएगा तो वो भी इसी लाइन को फॉलो करके चला जाएगा। इसका मतलब कि नो मैटर जितने भी पार्टिकल्स इस लाइन पे आएंगे, ए लाइन में, ये वाले लाइन को ही फॉलो करके जाएंगे। जितने भी पार्टिकल्स इस बी लाइन में आएंगे वो इस बी लाइन को ही फॉलो करके जाएंगे। सिमिलरली सी लाइन को और डी लाइन को, जो भी पार्टिकल डी लाइन में आ रहे हैं वो इस लाइन को ही फॉलो करके आगे जाएंगे। यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी वो नहीं जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि उस लाइन को, एक पाथ को फॉलो करते हैं। जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये स्ट्रीम लाइन है, मान लीजिए ये एक स्ट्रीम लाइन है और मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस स्ट्रीम लाइन में तो बहुत सारे जगह हैं, मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पकड़ता हूँ कि ये पॉइंट है स्मॉल p, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इनका नाम है q, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इनका नाम है r। तो ये बोलने वाली बात है कि p पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, पीछे से लाइन लगा के आ रहे हैं ना, तो जितने भी पार्टिकल्स आएंगे p पोजीशन में, उनका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। वो वेलोसिटी है v1। जितने भी पार्टिकल्स q पे आएंगे उनका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, वो है v2। जितने भी q पे r पे आएंगे उनका एक वेलोसिटी होगा v3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल्स जो है वो बी स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो वो यही पाथ को फॉलो करके जाएंगे। लेकिन पाथ फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि उस पाथ में उनका वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगा। लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि जो भी पार्टिकल अगर इस पोजीशन P पे आएंगे तो उनका वेलोसिटी v1 ही हो जाएगा। फिर दूसरा पार्टिकल भी जब पोजीशन P पे आएंगे तो उनका वेलोसिटी v1 ही होगा। मतलब कि स्ट्रीम लाइन में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है v1। तो जो भी पार्टिकल्स इस जगह पे आएंगे उनका v1 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ कि q का वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, लेकिन वो v1 नहीं है, वो कुछ और है। हो सकता है, वेरी गुड, हो सकता है। लेकिन ये पार्टिकल जब इस क्यू पोजीशन पे आएंगे तो उनका वेलोसिटी v2 हो जाएगा और दूसरे पार्टिकल भी जब ये क्यू पोजीशन में आएंगे उनका भी वेलोसिटी v2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो होगा, उस पाथ का नाम है स्ट्रीमलाइन। उस पाथ में बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस है, हर एक पोजीशन में उनका वेलोसिटी जो है सेम रहेगा। जैसे p में वेलोसिटी v1 है, हर बार p में वेलोसिटी v1 ही रहेगा। अगर p में वेलोसिटी v1 की जगह कुछ और हो गया तो देन इट इज़ नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। q में वेलोसिटी v1 हो सकता है या v2 हो सकता है, लेकिन जो भी है वो फिक्स्ड रहेगा। अगले बार जो कोई भी पार्टिकल q में आएगा तो उसका वेलोसिटी v2 ही रहेगा, कुछ और नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हैं स्ट्रीमलाइन के प्रॉपर्टीज़ कि एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो होगा और इस पर्टिकुलर पाथ में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड रहेगा हरदम, वो चेंज नहीं हो सकता किसी भी पार्टिकल के लिए।
तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का और एक प्रॉपर्टी है कि दो स्ट्रीमलाइन खुद ऐसे क्रॉस सेक्शन कट नहीं कर सकते। क्यों? कि मान लीजिए इस पॉइंट में फिर क्या होगा, अगर ये स्ट्रीमलाइन फॉलो करता हूँ तो इनका डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दिस फॉर स्ट्रीमलाइन ए, ठीक है ना, ये स्ट्रीमलाइन ए है, ये बी है। तो अगर ये वाला ये पाथ पकड़ूँ और एक पॉइंट लेता हूँ ये क्रॉस सेक्शन वाला, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे पार्टिकल का, टेंजेंशियल इसके अगेंस्ट लाइक दिस ए के लिए। और बी के लिए क्या वेलोसिटी होगा, अगर ऐसे करके फ्लो कर रहा है तो इसका टेंजेंशियल ऐसे, ये हो गया बी के लिए। तो देखिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो वेलोसिटीज़ पॉसिबल है, ये ए के लिए इधर जा सकता है और बी के लिए इधर जा सकता है, जो कि अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही वेलोसिटी रहेगा और वो फिक्स्ड रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होता रहेगा। तो यहाँ पे तो आके ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो कोई पार्टिकल सीधा जा सकता है, कोई पार्टिकल ऐसे बी वाले में जा सकता है, तो ये नॉट अलाउड। देयरफॉर इस टाइप के स्ट्रीमलाइन जो है वो आपस में क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन नहीं करते हैं। ओके और दूसरी बात है कि ग्रेटर द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट अ प्लेस ग्रेटर इज़ द वेलोसिटी। इसका ये मतलब है कि जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ इतना बड़ा यहाँ, और सेम उतना ही बड़ा सर्कल बनाता हूँ यहाँ। इस सर्कल के अंदर 4 स्ट्रीमलाइन आ रहे हैं, इस सर्कल के अंदर मात्र 2 आ रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे क्राउडिंग जो है ना, क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन ये ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग कम है। तो जहाँ पे भी स्ट्रीमलाइंस के क्राउडिंग ज़्यादा होंगे वहाँ पे वेलोसिटीज़ भी ज़्यादा होंगे। मतलब कि हर एक पार्टिकल जो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उनके वेलोसिटीज़ ये वाले यहाँ इस पॉइंट के वेलोसिटीज़ से ज़्यादा होंगे। तो ये वेलोसिटीज़ जो है वो इन वेलोसिटीज़ से ज़्यादा होंगे। ऐसे भी हमने बोला है कि स्ट्रीमलाइन का मतलब है एक पाथ, इस पाथ में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज़ हो सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन एक बार इस पाथ का वेलोसिटी हमने ठीक कर लिया है कि v1 है, तो हर पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उनका वेलोसिटी v1 ही रहेगा। जब भी पार्टिकल यहाँ आएगा उनका वेलोसिटी अगर हमने ठीक किया v2 है, तो जो भी पार्टिकल्स यहाँ आएंगे उनका वेलोसिटी v2 ही रहेगा। तो इन्हें हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अब जो भी इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते उनको हम कह देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में यही है कि कोई भी पोजीशन पे वेलोसिटी फिक्स नहीं है। ऐसा एक अगर कुछ लाइन है, लाइन तो पहली बात होती नहीं है टर्बुलेंट में, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है फिक्स नहीं है कि कभी इस पॉइंट पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा है, कभी सेम पॉइंट में कोई दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में v2 से जा रहा है, तो कोई इस डायरेक्शन v3 से जा रहा है। तो अलग अलग टाइम पे एक ही पोजीशन में अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग वेलोसिटीज़ हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ को टर्बुलेंट कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में और एक प्रिंसिपल है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, उसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो ये लैमिनर फ्लो क्या है, जब फ्लूइड्स जो है ना वो लेयर्स में फ़्लो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, अब इसके ऊपर फ्लूइड्स जो है ऐसे 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 और ये सरफेस है, तो अभी लेयर्स जैसे बन गए। ये पहला लेयर को पकड़ लेते हैं, ये लेयर ए है, फिर ये लेयर बी है, ये लेयर सी है। तो लेयर ए है ना, इनका टेंडेंसी है कि ये ग्राउंड के इससे चिपक के है, ये फ्लो ही नहीं करना चाहते हैं, या रेजिस्टेंस इनका फ्लूइड और सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो ये फ़्लो ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा ही स्पीड में फ़्लो करते हैं। लेकिन इसके ऊपर वाले जो है ये इनका किसके साथ रिलेटिव मोशन है, ये नीचे वाले लेयर ए के साथ लेयर बी का। तो इस पोजीशन में जो रेजिस्टेंस है वो कम है कंपेरेटिव टू इस ये वाले पोजीशन में, ठीक है। तो ये वाले जो लेयर है ये ज़्यादा स्पीड में फ़्लो कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन के लिए रेजिस्टेंस है वो और कम है, तो ये वाले और ज़्यादा स्पीड में फ़्लो कर सकते हैं। तो ये एक लैमिनर फ्लो बोलते हैं कि नीचे वाला थोड़ा धीरे चल रहा है, ऊपर वाला और तेज़, उसके ऊपर वाला और तेज़, लेकिन जो फ्लो है वो लेयर्स में है, ठीक है। एक लेयर है ए, एक लेयर बी, एक लेयर सी, तो इन्हें कहते हैं लैमिनर फ्लो। अ फ्लो इन विच फ्लूइड मूव्स इन लेयर्स आर कॉल्ड लैमिनर फ्लो। यही कारण है कि नदी के भी नीचे में जो है पानी का बहाव जो होता है बहुत कम होता है, और जो सरफेस पे हम लोग जहाँ तैर सकते हैं वहाँ पे बहाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लैमिनर फ्लो की वजह से ऊपर का सरफेस जो है वो ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है कंपेयर टू नीचे के सरफेस।
अब एक पॉइंट है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? सीधी सी बात है कि ये एक डिमार्केशन है वेलोसिटी का, कि अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुआ तो हमारा फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर सकता है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। सो इफ़ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल is more than critical velocity, then it will execute turbulent flow, and below critical velocity it will execute स्ट्रीमलाइन फ्लो। यही मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है वीसी पकड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड्स का तो वो आप स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो टर्बुलेंट फ्लो करने लगेंगे। और अगर इससे कम स्पीड में चल रहे हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा सकते हैं। इतना सही बात है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे, वो हम अभी यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटीज़ किन पे डिपेंड करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटीज़ जो है इट डिपेंड्स ऑन, पहला है इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये क्या होता है थोड़ी देर में ही हम डिस्कस करेंगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड या एनी लिक्विड पे डिपेंड करता है। इसे पकड़ लेते हैं ईटा, तो ये जो है प्रोपोर्शनल टू ईटा है, ईटा। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन से लिक्विड का डेंसिटी क्या है उस पर कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और तीसरा है ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द पाइप और द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, मतलब कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि कितने मोटे ट्यूब के भीतर से ये फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है ये पास कर रहा है। अगर कैसे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स इन्वर्सली। इसका मतलब है कि अगर पाइप का थिकनेस बड़ा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो कम होगा, मतलब कि कम ही स्पीड में उनमें टर्बुलेंस आने लग जाएंगे। देखते हैं, तो मैं क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर वीसी से डिनोट करूँ तो वीसी इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो एंड आर, ये रिलेशन लिख सकता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के स्मॉल के लिख सकते हैं ऐसा, वीसी इज प्रोपोर्शन इक्वल्स टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा रो बाई आर। डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या समझ रहे हैं। इससे ये समझ रहे हैं कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ किसी भी लिक्विड का तो उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी किसी लिक्विड का ज़्यादा हुआ तो उनका क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कम होगा। वैसे ही अगर रेडियस ऑफ द ट्यूब, अगर ये रेडियस ऑफ द ट्यूब ज़्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम है। इसका मतलब कि मान लीजिए सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पतले ट्यूब से कर रहा है और एक मोटे ट्यूब से कर रहा है, तो इनमें टर्बुलेंस, मान लीजिए कि टर्बुलेंस आ रहा है जब वाटर जो है या लिक्विड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तब टर्बुलेंस आ रहा है। इनका वीसी ये है। तो जब मोटा ट्यूब होगा उनका वीसी कम होगा, मतलब कि यहाँ वीसी हो सकता है मान लीजिए 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 7 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड से अगर फ्लूइड इसमें फ़्लो किया तो इसमें टर्बुलेंस आने लगेगा। वेयर एज ये पतले वाले में 10 मीटर पर सेकेंड से भी अगर सेम फ्लूइड फ्लो करता है तो भी इसमें टर्बुलेंस नहीं आ रहा। रीज़न यही है कि ये मोटा है, इनमें जगह ज़्यादा है तो ये इधर उधर भाग सकते हैं।
और ये पतला है तो नहीं भाग सकते, इसलिए ज़्यादा स्पीड में भी डिसिप्लिन में रहते हैं और सीधा सीधा फ्लो करते हैं। और ये इतने स्पीड के बाद इनका डिसिप्लिन ख़त्म और ये इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन है, ये भी समझ कर रखना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी उधर से ही आ रहे हैं, लेकिन विस्कोसिटी क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। विस्कोसिटी आप ऐसा समझिए कि ये एक बेड है, ये एक सॉलिड सरफेस है, इस पे लेयर्स है वाटर के या कोई भी फ्लूइड के, ठीक है। ये हर एक लेयर ऐसा फ्लो कर रहा है, लैमिनर फ्लो टाइप का है। तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल है जो फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। हमें पता है कि ये इस सरफेस पे जो भी वाटर पार्टिकल्स है वो कोहेसिव फोर्स के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण बिल्कुल इस पे चिपके है, छोड़कर जाना नहीं चाह रहे। तो ये लेयर बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, ये सरफेस पे लगा है। थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो ये लेयर जो है वो थोड़ा ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद ये लेयर जो है वो और ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, और ये लेयर और ज़्यादा, और ये लेयर और ज़्यादा, ऊपर वाले सबसे ज़्यादा स्पीड में फ़्लो कर रहे हैं। अब इसके दौरान हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरा डिस्टेंस है x, ठीक है। तो मैं जब x से dx डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ, ये dx, तो इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस के कारण मान लीजिए इस पॉइंट में मेरे वेलोसिटी थे ये वाले का v, तो ऊपर जाकर इसका वेलोसिटी जो है थोड़ा ज़्यादा है, पकड़ लेता हूँ v प्लस डी वी। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर जाने से वेलोसिटी थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा ऊपर जाने से वेलोसिटी थोड़ा बढ़ गया। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मेरा नीचे से हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो एक टर्म आता है डी वी बाई डी एक्स, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस बोल सकते हैं, डेप्थ का जो डिस्टेंस है यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस रेट में चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, दूसरी एक बात है कि ये चेंज इन वेलोसिटी हो क्यों रहा है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण और क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये लेयर जो वाटर का है ये यहाँ पर स्थिर है, इट इज़ ग्राउंड के साथ ये चिपका है, और ये लेयर मूव कर रहा है, इसके मतलब कि ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, एक एक बिल्कुल रुका है और दूसरे एक लेयर रुका है और दूसरे लेयर उसके ऊपर घिसकर चल रहे हैं। इसके मतलब कि इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन भी होना चाहिए। सिमिलरली ये लेयर इतने स्पीड में चल रहा है लेकिन इसके ऊपर वाला लेयर और ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, तो इनके भी बीच में एक रिलेटिव मोशन, अगर ये सेम स्पीड में चल रहे होते तो इनका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, लेकिन ये डिफरेंट स्पीड में चल रहे हैं। मैं पकड़ लेता हूँ ये लेयर ए है और ये लेयर बी है, तो लेयर ए का जो स्पीड है उससे लेयर बी का स्पीड ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ रहा है। अब ये रिलेटिव मोशन आने के कारण ये दोनों एक दूसरे को घिस रहे हैं, बोल सकते हैं एक लेयर जो है दूसरे लेयर को घिसते हुए आगे जा रहा है। तो ये घिसाव के कारण ये फ्रिक्शन एक जनरेट हो रहा है। जो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, अगर एक लेयर ये लेयर रुका है और ये लेयर चल रहा है तो फ्रिक्शन हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये पकड़ लेते हैं इसे एफ, ठीक है। ये जो एफ है ना, इसे ही हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी प्रॉपर्टी जो है, इन्हें विस्कोसिटी कहते हैं, और एफ को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, कुछ भी। तो इनका ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है पहली बात कि ये जो एफ है इसे हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्यों आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, तो इसलिए एफ जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं या विस्कोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। यही हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू, पहली बात इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया आ गया सर, ये एरिया है, अगर मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ ना इस साइड से, अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि ये सी बेड है, या वाटर का बिल्कुल नीचे वाला सॉलिड सरफेस,
उसके ऊपर एक लेयर है वाटर का, उसके ऊपर और एक लेयर है वाटर का, उसके ऊपर और एक लेयर है वाटर का। तो ये पकड़ लेते हैं लेयर बी है, ए है और ये बी है। हमने पकड़ा है कि बी नीचे ए नीचे है, बी ऊपर है, तो ये नीचे है, ये इसके ऊपर है। लेकिन ये हर एक लेयर जो है इसका एक एरिया है ना, ये एरिया है, तो इस एरिया को ही ए पकड़ रहे हैं। तो ये सारे एरिया सेम है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ लेयर बना बना कर बैठे हैं। इसे अगर मैं इधर से साइड से देखूँ तो ये ऐसे दिखेगा, और इसे मैं अगर ऊपर से देखूँ तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये एरिया की प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा होगा, आप सोच सकते हैं एरिया ज़्यादा होगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बिटवीन दी टू लेयर्स ज़्यादा है, और वो ज़्यादा है तो उनके बीच का फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू A। साथ में F इज़ प्रोपोर्शनल टू dV dx, मतलब कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब हाइट बढ़ने पे जितना वेलोसिटी डिफरेंस आएगा इस लेयर से, जब मैं थोड़ा सा dx गया और वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो dv हो गया, तो ये जो डिफरेंस है वो भी फ्रिक्शन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू A dV dx, और जहाँ से ये लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल्स टू, यहाँ आ गया ईटा, A dV dx। नीडलेस टू से ईटा क्या है, ईटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक्सप्रेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसे ही कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो एग्जाम में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आएंगे तो आपको बोलना होगा कि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन एंड दिस इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ईटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये ईटा का कुछ यूनिट भी होना चाहिए बिल्कुल। तो आप देखिए कि फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। ईटा का नहीं पता अभी। ए का क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर एरिया। dv मतलब वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई x मतलब एक हाइट था, हमने देखा है यहाँ पर x जो है एक हाइट है ये, तो x का हाइट है तो वो भी मीटर में आएंगे। अब ये हो गया मेरा ख़त्म। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक मीटर और ये मीटर काट देते हैं, तो ये ईटा हो जाएगा, ईटा का यूनिट न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, और ये जो सेकंड नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड जो है, इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम क्या कर सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं। तो इसका यूनिट ये भी हो सकता है पास्कल सेकंड। और इसे ही और एक यूनिट दिया गया है, इनका यूनिट है डेका पॉइस, लिख देता हूँ डेका पॉइस। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वही इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकेंड है, और वही इक्वल्स टू 1 डेका पॉइस है। ये सारे यूनिट्स हैं इनके। डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे जो ईटा का डायमेंशन है वो क्या होगा। ईटा को तो मैं लिख सकता हूँ ना, कभी भी लिखा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लिख सकता हूँ ईटा को यहाँ से, ईटा इक्वल्स टू एफ बाई ए dv dx, और कुछ नहीं। अब एफ का डायमेंशन क्या है, फोर्स इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, तो ये मास और ये रहा एक्सलरेशन, हो गया फोर्स का डायमेंशन, डिवाइडेड बाई एम। ए का डायमेंशन है लेंथ स्क्वायर, हो गया, डिवाइड बाई dv dx। dv क्या है, वेलोसिटी है, मतलब लेंथ पर टाइम, और ये x क्या है, ये लेंथ है, लिख दिया हूँ। अच्छा, इसे काट कुट कर जो आएगा वो है मीटर मतलब मास, लेंथ टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1। तो ये सारी बातें याद रखने वाली है। एक और छोटा टर्म है जिसका नाम है
रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इजी है, सॉरी रिलेटिव विस्कोसिटी बहुत इजी है, रिलेटिव विस्कोसिटी, ये रिलेटिव विस्कोसिटी जो है ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर। मतलब किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी जो है ना, मतलब किसी भी लिक्विड का जो विस्कोसिटी है उसे अगर मैं वाटर की विस्कोसिटी से डिवाइड कर दूँ तो जो मिलता है वही है रिलेटिव विस्कोसिटी। ठीक है, तो लिख सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव विस्कोसिटी ऐसे डिनोट कर सकते हैं आर से, इज इक्वल्स टू लिक्विड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी से वाटर को डिवाइड कर दीजिए, विस्कोसिटी को वाटर के विस्कोसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव विस्कोसिटी मिल गए। ओके, अब देखते हैं पॉइसलीज फार्मूला। अब ये पॉइसलीज फार्मूला क्या है, बहुत ही इजी है, अभी देख लेते हैं पॉइसलीज फार्मूला। तो पॉइसलीज फार्मूला में हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई एक सर्कुलर ट्यूब से लिक्विड फ्लो करेगा तो कितने वॉल्यूम पर सेकेंड लिक्विड इसमें से निकल कर जा सकता है। फिर से बताता हूँ, एक सर्कुलर ट्यूब है ऐसा, इसमें से लिक्विड फ्लो करके जा रहे हैं, तो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसमें से पास करके जा सकते हैं वो हमें बताएंगे ये पॉइसलीज फार्मूला। कैसे बताते हैं, क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब लिक्विड पास करेंगे तो लैमिनर फ्लो में जैसा था कि बेड वाला लिक्विड जो है, जो नीचे है वो धीरे धीरे चलता है, पहले तो बिल्कुल नहीं चलता, फिर थोड़ा, उसके ऊपर वाला और थोड़ा, उसके ऊपर वाला और थोड़ा। वैसे ही यहाँ पे भी ये वाले जो लिक्विड है ना वो फ्लो ही नहीं करेंगे, फिर उसके ऊपर वाला थोड़ा स्पीड में फ्लो करेंगे, उसके ऊपर वाला और ज़्यादा, और मिडिल वाले सबसे ज़्यादा, और ऊपर वाले फिर कम, फिर और कम, फिर ये फ्लो ही नहीं करेंगे। तो इस टाइप का एक मतलब आप कह सकते हैं ऐसा एक सर्कुलर रिंग टाइप का एक स्पीड वाला रीजन है, सिमिलर स्पीड वाला। तो ऐसे स्पीड में फ़्लो करते हैं मेरा फ्लूइड, एक पाइप से जब फ्लो कर रहे हैं। तो मुझे अब जानना है कि पूरा वो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक सेकेंड में इन 1 सेकेंड, और यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस पाइप से इधर फ्लो करके आ सकता है। यहाँ से अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ सकता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो डिपेंड ऑब्वियसली करेगा ना कि ट्यूब कितना बड़ा है, इसका डायमीटर क्या है, इसका लेंथ क्या है, तो वो सब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एज पर दिस पॉइसलीज फार्मूला ये बोल रहे हैं कि, जहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम V of the liquid flowing per unit time through a capillary tube is proportional to, क्या क्या पे डिपेंड करता है। सो V इज़ दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब मतलब एक पतला सा ट्यूब जिसके बोथ एंड जो है वो खुले हैं, इधर भी खुला है इधर भी खुला है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। तो किन पे डिपेंड करता है, नंबर 1 इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ प्रेशर अक्रॉस बोथ एंड। जैसे कि इस साइड प्रेशर P1 है और इस साइड प्रेशर P2 है, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, इनका डिफरेंस है P, स्मॉल p पकड़ लेता हूँ, इज इक्वल्स टू P1 डिफरेंस P2, इनके दोनों का डिफरेंस। अगर इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये P1 ज़्यादा होगा P2 कम, तभी लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो कर रहे हैं। और लिक्विड अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो P2 बड़ा है और P1 छोटा। तो मैं P जो पकड़ रहा हूँ स्मॉल p, वो जो है इनका डिफरेंस है, जो भी प्रेशर है मैं पकड़ता हूँ, इससे P1 है और P1 बड़ा है P2 से, तो जो P है स्मॉल p इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2।
तो वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ द प्रेशर अक्रॉस द एंड ऑफ द ट्यूब। दूसरा पॉइंट ये डिपेंड करता है ऑन फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, डायरेक्टली इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन r टू दी पावर 4। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है r टू दी पावर 4। r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ माई ट्यूब। थर्ड है ये डिपेंड कर रहे हैं इन्वर्सली ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। सो इन्वर्सली ऑन लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ कि ये ट्यूब का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, तो इन्वर्सली ऑन लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो जितना लेंथ जो है ट्यूब का बड़ा होगा तो ये रेट ऑफ फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। और लास्टली डिपेंड्स इन्वर्सली अगेन, इन्वर्सली ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है ना, ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। सो इन चार चीज़ पे ये डिपेंड करता है। अगर मैं एक साथ लिखूँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस and is proportional to r to the power 4 is proportional to 1/L and is proportional to 1/eta। ठीक है, एक साथ लिखने पे होंगे v प्रोपोर्शनल टू, ये रो नहीं है ये p है, v प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p r to the power 4/L/eta। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा देते हैं तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू π/8। ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके निकले हैं, तो इसे π/8 ही लेना है, k नहीं लेना है। तो v इक्वल्स टू π/8 p r to the power 4 डिवाइड बाई l इंटू ईटा। दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर, और इट इज़ कॉल्ड पॉसुलिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ इंटरप्रिटेट कर सक रहे हैं। पहली बात कि अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फ्लो। रेडियस अगर बड़ा हुआ तो भी फ्लो ज़्यादा है, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब बड़ा है तो फ्लो मेरा कम है, और विस्कोसिटी भी ज़्यादा है तो फ्लो मेरा कम है। तो इंटरप्रिटेशन, ये फार्मूला से क्या क्या समझ आ रहा है, ये छोटे छोटे बात एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में क्या है वो भी बहुत ईजी है। स्टोक्स लॉ इसमें कह रहे हैं, आप पहले ये समझिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये हवा भरा है इसमें, एयर। ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, ये एक कंटेनर है जिसमें हनी है। तो अगर आप यहाँ पर एक मास, बॉल ऑफ मास m, ये आप अगर यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हैं और यहाँ भी छोड़ देते हैं, तो कौन सा सबसे पहले नीचे आके गिरेगा? ये सरफेस को टच करेगा। आंसर है कि सबसे पहले एयर में टच होगा, फिर वाटर में टच होगा और हनी में धीरे धीरे आएगा नीचे। ये धीरे धीरे क्यों आ रहा है और इसमें जल्दी क्यों आ गया एयर में, और वाटर में भी हनी के कंपेयर में क्यों नीचे जल्दी आ गया? तो इसका ये बात है कि जब भी कोई बॉडी विस्कस, ये विस्कस मीडियम में, ये विस्कस है ना, ये हनी है, तो कोई भी विस्कस मीडियम में जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है? वही सेम जो हमने पढ़ा था, फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। तो एक फोर्स लग रहा है जो उसको अपोज करता है, इसलिए ये धीरे धीरे उस फोर्स को ओवरकम करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पे वो फोर्स कम है इसलिए थोड़ा जल्दी आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए और टाइम ले रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेकर नीचे आ रहा है। तो अब ये फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। और ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि कोई भी बॉडी अगर विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अब वो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है वो देखते हैं। तो विस्कस फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर 1 ईटा के ऊपर। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 2 ये प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द
ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो इस रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब कि बड़ा बॉडी होगा, बड़ा बॉडी तो रेडियस भी बड़ा, और रेडियस बड़ा तो फोर्स भी बड़ा। इसके मतलब कि मैं हनी में ही अगर एक छोटा बॉल डालूँ तो ये जितना टाइम लेगा नीचे आने में, अगर एक बड़ा बॉल डाल दूँ तो वो उससे भी ज़्यादा टाइम लेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि इस बड़े बॉल पे फोर्स जो है वो भी बड़ा है। अगर मेरा रेडियस बड़ा है तो फोर्स भी इस पर बड़ा है। और इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू v। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि अगर ये बॉल ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, या ये वाला मास जो है इस विस्कस मीडियम में ज़्यादा ही वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो जितने ज़्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगा उतना ज़्यादा इस पर विस्कस फोर्स लगेंगे। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, नंबर 2 कितना बड़ा साइज है इस बॉल का, और नंबर 2 कितने वेलोसिटी से इस बॉल आगे जा रहा है। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये जो विस्कस मीडियम है ये इस बॉल को कितना विस्कस फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी मोशन। जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट ही ये फोर्स होगा, इसलिए तो स्पीड को धीमा कर रहा है, आस्ते कर रहा है। तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोक्स लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है तो वो है 6 पाई। ये भी एक्सपेरिमेंट से आया है, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये हुआ हमारा फाइनल स्ट्रोक्स लॉ का एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ से क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो भी विस्कस फोर्स ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी विस्कस फोर्स ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ हम यहाँ से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि किसी भी विस्कस मीडियम में अगर मैं कोई भी बॉडी को छोड़ दूँ ऐसे करके, जैसे ये हनी है, हनी में मैंने एक बॉल को छोड़ दिया। ठीक है, पर्टिकुलर कोई मास का है, कुछ एक वॉल्यूम है, कुछ एक साइज़ रेडियस कुछ भी है, इसमें मैं एक बॉडी को छोड़ दिया हूँ, ये मास को। तो ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही नीचे आ सकता है, इससे ज़्यादा इसका वेलोसिटी नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी इस फ्लूइड में नीचे की तरफ मूव कर सकता है, गिर सकता है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी में ये बॉडी नीचे नहीं आ सकता, वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब ऐसा क्यों है कि इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता, वो हम फोर्स बैलेंस करके सीखेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं कि ये है एक मीडियम। ठीक है, जो मीडियम में कुछ विस्कोस मीडियम यहाँ भरा है, और उस विस्कोस मीडियम का डेंसिटी जो है ρ1 है। ठीक है, फ्लूइड है, ये पूरा जगह जो है फ्लूइड से भरा है। ओके, ये बीच में एक मेरा मास है। ठीक है, ये मास इसका पकड़, और ये मास का जो डेंसिटी है वो पकड़ लेते हैं ρ है। मतलब ये जो बॉल है वो ρ डेंसिटी वाला है, और जो बाहर लिक्विड है, फ्लूइड है, वो ρ' डेंसिटी वाला है। अब क्या होगा कि इसका बाई नेचर कुछ वेट है, जो हम कहते हैं ना W इक्वल्स टू mg। तो इसका मास अगर m है तो वेट होगा mg। तो ये बाई नेचर इसका कुछ वेट है जो इसे नीचे की तरफ टान रहा है। और ऊपर की तरफ कौन पुश दे रहा है, अभी हमने पढ़ा, अगर ये वेट से बाई वेट नीचे आ रहा है तो एक विस्कस फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ रेजिस्ट करता है। तो वो फोर्स को हम पकड़ लेते हैं F, विस्कस फोर्स। और एक फोर्स पकड़ेंगे जिनका नाम है बायोंट फोर्स। आपने सुना होगा बायोंट फोर्स। किसी भी अगर मटेरियल को या मास को मैं अगर लिक्विड में डाल दूँ, वाटर में डालूँ, तो वाटर का लेवल राइज हो जाता है ना। जैसे कि ये वाटर का लेवल इतना है, मैंने एक बड़ा सा बॉल लाकर यहाँ डाल दिया। अब ये बॉल ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो इतना स्पेस का लिक्विड कहाँ जाएगा, इतना स्पेस का लिक्विड ऐसे उठकर ऊपर खड़ा हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है और ये लिक्विड जो बढ़ गया हाइट पे, इसका जो वॉल्यूम है सेम होना चाहिए। ठीक है, और बायोंट फोर्स क्या होता है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया इस बॉल ने, इस लिक्विड का जो वेट होगा
उस वेट के बराबर एक अप थ्रस्ट लगता है इस बॉल के ऊपर, ठीक है, उसे बाउंड फोर्स कहते हैं। मैं फिर बताता हूँ बाउंड फोर्स कि मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें आपने बॉल डाल दिया। अब इस बॉल ने क्या किया है, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, उसको हटा कर तो बॉल ने इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम था, मान लेते हैं इस बॉल का वॉल्यूम था v। तो इतने अब v वॉल्यूम का बॉल है तो v वॉल्यूम का ही वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अब ये v वॉल्यूम का जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इस v वॉल्यूम के वाटर जो डिस्प्लेस है इसका कुछ वेट होगा, इतना ही वेट का फोर्स इसके ऊपर लगता है, ठीक है, इतना ही वेट का फोर्स इसके ऊपर लगता है। वेट है क्या, वेट mg से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सॉलिड बॉल जब हटा तो एक पानी का बॉल था यहाँ पर पहले से, वो पानी का बॉल को हटाकर भगाकर इस सॉलिड बॉल ने इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब ये पानी का जो बॉल हटा इसका तो कुछ वेट होगा ना, वो वेट मैं बोल रहा हूँ ये है mg, ठीक है। अब इसी वेट्स का इक्विवेलेंट फोर्स ये इस बॉल को ऊपर की तरफ देगा, ऐसे, इसे ही बाउंड फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं पकड़ता हूँ कि ये बॉल का मास जो था mg था, ये बॉल का मास। अब पानी का जो बॉल बना है उसका मास mg कर देता हूँ, वाटर। अब ये m कहाँ से निकलेगा, वॉल्यूम तो सेम है, ये वाला m का भी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये बॉल का डेंसिटी रो है और ये लिक्विड जो है उसका डेंसिटी रो डैश पकड़ लेता हूँ, तो ये वो रो डैश जी, ये है हमारा फोर्स, जो फोर्स बाउंड फोर्स के तौर पे इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स था क्या, हमारा नॉर्मल फोर्स, वेट वाला फोर्स, लिक्विड ये बॉल के वेट वाला फोर्स। और ये है बॉल पे बाउंड फोर्स। ये फोर्स कहाँ से आ रहा है कि अगर ये बॉल यहाँ पे वाटर को रिप्लेस किया है, तो एक वाटर का बॉल था जिसे भगाकर इसने उसका जगह ले लिया। अब इस वाटर के बॉल का क्या वेट था, जो वेट था उतने ही वेट के बराबर फोर्स इस बॉल पे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगेगा, और इस फोर्स को ही बाउंड फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि इस फ्लूइड वाले पार्ट में इस बॉल ने उसका जगह ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उस जितना भी जगह इसने ऑक्यूपाई किया है उतने जगह में जितना लिक्विड था, उस लिक्विड का जो वेट था, उस वेट के बराबर एक फोर्स ऊपर की तरफ इसे इस बॉल को सहना पड़ेगा, इसलिए उसे बाउंड फोर्स कहते हैं और वो यू से डिनोट करते हैं। तो इस बॉल पे क्या क्या फोर्स है, एक खुद के वेट के कारण नीचे, और एक फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स के कारण F के कारण ऊपर, और एक बाउंड फोर्स U के कारण ऊपर। तो जब इक्वेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब इक्विलिब्रियम में होगा तो W इज इक्वल्स टू F प्लस यू। वेरी गुड ना, W इक्वल्स टू F प्लस यू, ओके। अब W क्या है, W है इसके खुद का वेट, अलग अलग से निकालते हैं। W क्या है, इसके खुद का वेट, खुद का वेट मतलब मास इंटू जी। अब इनका मैं ये रेडियस R है, पकड़ लेता हूँ, ये जो बॉल है ये रेडियस R रेडियस का है, तो इनका मास मतलब क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी तो पहले ही पकड़ा हूँ, रो है, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है कोई भी स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, और जी जो है जी है। तो ये हो गया W का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं U का एक्सप्रेशन निकालूँ अगर, तो U क्या है, अब U है, ये सेम वॉल्यूम रहेंगे लेकिन डेंसिटी क्या है, ये P डैश इतना, क्योंकि अब ये पानी का बॉल है या फ्लूइड का बॉल है, उसका मैं जो वेट निकालना है, तो वही U होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर होगा सेम वॉल्यूम लेकिन डेंसिटी होगा रो डैश और G। इसे अच्छे से लिखूँ तो 4/3 पाई R क्यूब रो डैश G लिख सकता हूँ। और बाउंड फोर्स जो है F, वो तो सॉरी बाउंड फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स जो है वो तो यहाँ पे पता है, ये होगा 6 पाई ईटा R V, ठीक है। अब ये सारे को यहाँ पुट करेंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब रो जी इक्वल्स टू 4/3 पाई
आर क्यूब रो डैश जी प्लस ये 6 पाई ईटा आर वी। कुछ नहीं किया मैंने, W का वैल्यू पुट किया है, U का वैल्यू यहाँ पुट किया और F का वैल्यू यहाँ पुट किया। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने पे ये ऐसे बन सकता है कि 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो डैश इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये पाई पाई कट जाएंगे, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 3 हो जाएंगे और ये आर भी ऐसे और ये वाले आर भी चले गए। तो मैं लिख सकता हूँ थोड़े से रीअरेंजमेंट के बाद कि v इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 आर स्क्वायर रो माइनस रो डैश बाई ये 3 9 ईटा। बस। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। कौन से वेलोसिटी? दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने हिसाब करके देख लिया है कि इक्विलिब्रियम में ये दो फोर्स ऊपर वाले या नीचे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो जब ये बैलेंस करेंगे तो उस समय वेलोसिटी जो है इस बॉल का ये होगा। तो इसके मतलब कि इससे ज़्यादा वेलोसिटी या कम वेलोसिटी नहीं हो सकता है, यही पर्टिकुलर फिक्स्ड वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएंगे और ये वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी से क्या, इस वेलोसिटी को देखकर क्या क्या सीखने को मिल रहा है कि ये डिपेंड करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ द बॉल एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द रेडियस ऑफ द बॉल कितना बड़ा है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल फ्लूइड। तो ये इंटरप्रिटेशन है इस एक्सप्रेशन से, टर्मिनल वेलोसिटी से। तो आप यहाँ से एक बात सीखिए कि अगर आपका रेडियस बड़ा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बड़ा होगा। इसका मतलब कि एक छोटा सा वाटर ड्रॉप है, वो अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक बड़ा वाटर ड्रॉप जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ, ये ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर सकता है। क्यों? क्योंकि बड़े वाटर ड्रॉप का रेडियस भी बड़ा है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बॉल मैक्सिमम जिस वेलोसिटी से नीचे आ सकता है वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप उससे ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आ सकता है। ये एक बात हुआ। ओके, वेरी गुड। और एक बात है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये नीचे की तरफ की जगह ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, मतलब बॉल नीचे न जाकर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब ये वेलोसिटी नेगेटिव होंगे, और ये नेगेटिव तब होगा जब रो माइनस रो डैश जो है वो नेगेटिव हो। रो माइनस रो डैश नेगेटिव हो। रो माइनस रो डैश नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि रो डैश जो है वो बड़ा है और रो जो है वो छोटा है। इसका मतलब कि अगर मेरे लिक्विड का जो फ्लूइड है उसका ही डेंसिटी ज़्यादा है और बॉल का डेंसिटी कम है, हमने पढ़ा है ना ऐसे भी कि अगर डेंसिटी जिसका कम है वो ऊपर की तरफ तैरता है, तो बॉल का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉल यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ जाकर सरफेस पे आ जाएगा। तो उस अंदाज से भी देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है और ये ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा इफ़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द बॉल। ओके, अब और कुछ बातें जानने वाली है, याद रखने वाली है। वो है कि अगर विस्कोसिटी हमारा ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहने का ये मतलब है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, लिक्विड का जो ईटा है वो डिक्रीज होगा। ओके, लेकिन गैस का जो ईटा है वो इंक्रीज होगा। मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस बट विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ये एक जानने वाली बात है। और टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर पे, विथ इंक्रीज इन प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। बट एक एक्सेप्शन है कि लिक्विड का तो विस्कोसिटी इंक्रीज होता है लेकिन विस्कोसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, वेयर एज विथ इंक्रीज इन प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये याद रखने वाली बात है। टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड के विस्कोसिटी डिक्रीज होंगे, गैस के विस्कोसिटी इंक्रीज होंगे, और प्रेशर बढ़ने पे लिक्विड के विस्कोसिटी इंक्रीज होंगे लेकिन वाटर का डिक्रीज होगा, ये एक एक्सेप्शन है। और गैस का जो है वो अनचेंज रहेगा प्रेशर के ऊपर।
ठीक है, ये सारी बातें हमने सीख ली। अब सीखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये कौन सा नंबर है? आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर। तो हमने पहले भी देखा था क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी जो है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता था। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी जो है वो डिपेंड करता है, पहली बात विस्कोसिटी के ऊपर, दूसरा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, और तीसरा डायमीटर, रेडियस या डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जिससे वो फ्लो कर रहा है। हमने पढ़ा था ना, पतले ट्यूब से स्ट्रीमलाइन अच्छा होगा, बड़े ट्यूब में स्ट्रीमलाइन कम होगा। तो ये डेंसिटी पे, डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। एक साथ अगर लिखे तो वी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा बाई रो डी। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दूँ तो इसे डाल सकता हूँ आर से, ईटा बाई रो डी। अब ये जो आर है डैट इज़ कॉल्ड माई रेनॉल्ड्स नंबर। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज़ कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये बस एक प्योर नंबर है। और इस नंबर का रेंज है कि 2000 से लेकर 3000 तक रह सकते हैं। ठीक है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से भी ज़्यादा है डैट मीन्स इट इज़ ए टर्बुलेंट फ्लो, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 के भीतर है तो डैट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। और अगर इस रेंज के बीच में है 2000 से ज़्यादा लेकिन 3000 से कम, तो ये अनस्टेबल है। दैट मीन्स समटाइम इट विल बिकम, कभी ये टर्बुलेंट बन जाएंगे, कभी ये स्ट्रीमलाइन बन सकते हैं। तो ऐसा कैपेसिटी रखता है। रेनॉल्ड्स नंबर को अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो इस यहाँ से एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, इट इज़ वी सी रो डी बाई ईटा। ये रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सप्रेशन होगा। ओके, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है? बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें आप समझिए कि एक ट्यूब यहाँ ऐसे एक क्रॉस सेक्शन है, ये एक ट्यूब को ओपनिंग है और यहाँ से वाटर या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ट्यूब थोड़ा टेढ़ा अजीब तरीके का है और ऐसा है। ठीक है, और यहाँ से फ्लूइड जो है ये बाहर आ रहा है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसे आप पकड़ लीजिए, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ए जो है ये इनलेट है, ये खुला है, यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहे हैं, और बी जो है ये आउटलेट है, यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहे हैं। ये पोजीशन में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है। जिस वेलोसिटी से फ्लूइड यहाँ अंदर आ रहे हैं वो V1 है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यहाँ पर जो है वो ρ1 है। और यहाँ पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो A2 है, वेलोसिटी जिससे बाहर आ रहे हैं वो V2 है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो ρ2 है। एक बात और पकड़ लेते हैं कि ये जो फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो अनकम्प्रेसेबल फ्लूइड है। हाँ, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। अनकम्प्रेसेबल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता। तो अब आप बताइए कि जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जितना मॉलिक्यूल्स, जितने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके अंदर आएंगे उतना ही बाहर भी निकलेगा। ठीक है, वॉल्यूम को नहीं, मास से पकड़ते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड अंदर आए तो 10 को ही बाहर निकलना होगा। ये 10 मॉलिक्यूल अंदर जाकर तो घर नहीं बना सकते। मैं पहले से ही पकड़ के रख रहा हूँ कि यहाँ पर पहले से ही पूरा फ्लूइड भरा है और ये फ्लूइड अनकम्प्रेसेबल है, मतलब कि और 10 जाकर इसे आपस में अरे यार थोड़ा साइड हो मैं भी आके बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी स्पेस है वो पूरा ही फ्लूइड से ऑक्यूपाइड है। अगर एक मॉलिक्यूल भी अगर अंदर आता है तो एक मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। इस टाइप का फ्लूइड पूरा यहाँ पर अनकम्प्रेसेबल हाल में भरा है। तो जितना भी मास ऑफ फ्लूइड जो है वो अंदर आएंगे उतना ही मास ऑफ फ्लूइड यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा, ठीक है ना। तो अब मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द फ्लूइड। तो
मास निकालने के लिए ये मैं सब पकड़ लेता हूँ कि मास इन इज इक्वल्स टू मास आउट, कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ओके, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है। यहाँ डेंसिटी ρ1 था और वॉल्यूम V1 है, इज इक्वल्स टू यहाँ डेंसिटी ρ2 वॉल्यूम V2। अब डेंसिटी तो ρ1 है और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया है मीटर स्क्वायर होता है और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर और मीटर तो मीटर क्यूब हो गया और पर सेकेंड मतलब हो गया वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि ये एरिया है और ये V1 है। अगर एरिया इंटू V1 मतलब A1 इंटू V1 करते हैं मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी कर रहे हैं, और एरिया इंटू वेलोसिटी करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम पर सेकंड मिल रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इसके अंदर से आ रहा है। तो इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, ये वॉल्यूम पर सेकंड ही कंसीडर करिए, मास इन पर सेकंड ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मास आउट पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी हो गया वॉल्यूम पर सेकंड और ये भी है वॉल्यूम पर सेकंड, और ये वॉल्यूम पर सेकंड को ही तो हमने एक्सप्रेस करके लिखा है कि ये है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ लिख देते हैं A1 V1 और यहाँ लिख देते हैं ρ2 A2 V2। अब ये समझने वाली बात है कि जो अगर एक ही फ्लूइड है तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी डेंसिटी ρ1 है और यहाँ जाकर डेंसिटी ρ2 तो नहीं हो जाएगा, डेंसिटी तो बदल नहीं जाएगा, जो फ्लूइड जा रहा है वही निकल रहा है। तो इन दैट केस माई ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, ठीक है। तो अगर ρ1 इक्वल्स टू ρ2 है तो ये कट जाएंगे आपस में ऐसे ऐसे, तो रह जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये जो एक्सप्रेशन है इसे ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। किसी भी टाइप का पाइप हो, जितना एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, ये है वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब कि जितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लूइड एक इनलेट से अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लूइड आउटलेट से बाहर जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो फ्लूइड है ये अनकम्प्रेसेबल है, भीतर में रहने की कोई जगह नहीं है, जो आएंगे उसे निकलना पड़ेगा। तो ये इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नथिंग एल्स। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, हर हाल में AV जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जितने भी आउटलेट हो AV जो है वो कांस्टेंट होंगे। ओके, अब इस फॉर्मूला से या इस एक्सप्रेशन से इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब कि मैं समझ क्या रहा हूँ कि एरिया इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहना होगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो मान लेते हैं कि जो पोजीशन A है वहाँ पे एरिया था 10 और वेलोसिटी था मान लेते हैं 5, तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, AV इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। जो आउटलेट B है वहाँ पे एरिया मान लेते हैं कि है कुछ ऐसे मान लेते हैं एरिया यहाँ पे है 2 और वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा यहाँ पर 25, तो जाकर इसका भी एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया 50। इसका मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी तो मुझे फिक्स रखना है, चाहे आउटलेट A हो या B हो, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ एरिया फिर कम है। मतलब कि अगर एक पाइप से पानी जा रहा है, यहाँ पर खुला है, यहाँ पर थोड़ा नैरो है नोजल टाइप का, तो यहाँ एरिया कम है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी है 5 तो यहाँ वो वेलोसिटी हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ एरिया जो है वो 10 है और यहाँ एरिया जो है 2 है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर वाटर पाइप है, यहाँ पर टैप लगा है, टैप से पानी यहाँ जा रहा है, इस पाइप के ओपनिंग को अगर आप हाथों से दबाकर छोटा कर देंगे तो पानी का स्पीड जो है बढ़ जाता है, बहुत ज़ोर से पानी निकलता है। ये बिकॉज ऑफ दिस A इंटू V शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर।